Hello everyone and welcome to Panisha. Today we are going to discuss a very important topic in the modern Indian history and that topic is the socio-religious reform movements. हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये स्टार्ट हुआ. हम ये भी देखेंगे कि कौन से टाइप के सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए. देन वी विल स्टार्ट अ सर्वे ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद इन द कंट्री और उसके बाद we'll finish with the consequences कि क्या इसका impact पड़ा. So without wasting any further time, let us begin. सोशो रिलीजियस रिफॉर्म नाम से आपको पता चल जाना चाहिए. इस फेज को इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडियन रेनेसांस का नाम भी दिया जाता है. रेनेसांस यानी कि रीबर्थ, जो यूरोप के अंदर मिडीवियल हिस्ट्री में ही आ गया था. दैट मीन्स मिडीवियल टाइम्स यूरोप के अंदर माने जाते हैं 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी. उसी टाइम पे ये रेनेसांस आ गया था और वहां पे जैसा आया था उससे कुछ अलग इंडिया के अंदर आया, बट इसे भी रेनेसांस ही कहा जाता है. रीबर्थ हुआ रिलीजन का, रिलीजियस के थॉट्स का, रिलीजन के प्रोसेसेस का, रिचुअल्स का, कस्टम्स का, प्रैक्टिसेस का. सोसाइटी के अंदर जो भी रिचुअल्स और कस्टम्स प्रैक्टिसेस फॉलो होते थे इंडिया के अंदर, दे आर 90 to 95% लिंक्ड विद द रिलीजन ओनली. तो इसी वजह से इसे सोशो रिलीजियस नाम दिया जाता है. जो भी सोसाइटी में एक्टिविटी होती है, चाहे वो कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो, चाहे आपके कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे आपकी अपीयरेंस हो, दे आर ऑल अफेक्टेड बाय द रिलीजन. इसलिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन रेनेसांस. अब क्यों आया ऐसा और क्यों ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हुए, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके रीजंस. फर्स्ट रीजन इज एज अ रिएक्शन टू द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने वेस्टर्न आइडियोलॉजी और वेस्टर्न थॉट को हमारे ऊपर इम्पोज किया. ऑल्दो इनिशियली नहीं किया, बट जैसे जैसे वो सेटल होते गए उन्होंने स्टार्ट किया ऐसा बताना कि हमारा जो कल्चर है वो ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव कल्चर है और जो उनका कल्चर है वो मॉडर्न कल्चर है, रैशनल कल्चर है, सेकुलर कल्चर है. तो इस कल्चर के जो आपस में टकराव हुआ उसके रिजल्ट के परिणाम के तौर पे हमने ये देखा कि इंडियंस ने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को दोबारा स्टडी करना शुरू किया. जब वो दोबारा स्टडी करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो उन्हें ये पता लगेगा कि कुछ तो इसमें प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपको रिफॉर्म करने की जरूरत है. एंड सम प्रैक्टिसेस which we have to stand by against the ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो अलग अलग लोगों ने पढ़ा, इंटरप्रेट किया और उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कई जो हमारी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थी, जिन्होंने एजुकेशन को पहली बार अपनाया था, वेस्टर्न एजुकेशन को पहली बार पढ़ा था, उन्होंने इसके लीडरशिप के रोल को प्ले किया. सोशल कंडीशंस कैसी थी उस वक्त इंडिया के अंदर, वो भी मैटर करती है, क्योंकि अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं होगी तो रिफॉर्म क्यों करना है, बट प्रॉब्लम्स तो थी. रिलीजियस सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा फैल चुके थे और जो भी प्रीस्ट थे किसी भी रिलीजन के, नॉट वन पर्टिकुलर रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट प्रीस्ट्स, they were acting as middlemen, exploiting the people for their worship. जब वो उनकी वर्शिप के लिए रिलीजियस रिचुअल्स प्रैक्टिसेस करवाते थे, पैसे लेते थे, बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे, तो इस वजह से आपको रिलीजन के अंदर रिफॉर्म लाना पड़ेगा. बिकॉज द अल्टीमेट एम ऑफ रिलीजन इज प्रोवाइडिंग पीस ऑफ माइंड टू द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी. तो वो तो हो नहीं रहा है, इसलिए चेंज करना ज़रूरी है. विमेन की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी. Over the years, they had been facing different kinds of discrimination. Child marriage के अंदर women were mostly pushed. Infanticide भी बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता था, फीमेल infanticide, which even after independence बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही कई स्टेट्स के अंदर. Polygamy यानी कि एक से ज़्यादा महिलाओं से विवाह करना किसी पुरुष का, that is polygamy. Gamy means related to women. तो वो भी एक तरह का women को डिग्रेड करने वाला कंसेप्ट था. सती प्रथा ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी और सती प्रथा के अगेंस्ट भी आपको रिफॉर्म लाकर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप रिलीजन के बेसिस पे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं. दैट योर रिलीजियस टीचिंग्स, योर स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग यू कि सती प्रथा इज अ लेजिटिमेट प्रोसेस. साथ ही साथ एनलाइटन इंडियंस, जिनकी मैंने आपको बात बताई पहले ही पॉइंट में कि इंडियंस जो थे वो अब एजुकेशन ले रहे थे. 1835 के मैकॉले मिनट के बाद ये डिसाइड हो गया था कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी. सो नाउ व्हेन यू आर गिविंग वेस्टर्न एजुकेशन, यू आर गिविंग इंग्लिश एजुकेशन. दे हैव स्टार्टेड स्टडीइंग द वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न सोशल साइंसेज, वेस्टर्न फिलोसफी. जब उन्होंने इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने इस थॉट को अपने इंडिया के साथ कंपेयर किया. इस थॉट में कई थॉट्स हैं, जैसे ह्यूमनिज्म.
ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस से भी ज्यादा ह्यूमन की इंपॉर्टेंस है। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस है, कल्चरल प्रैक्टिस है जो एक ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है, देन यू हैव द मॉरल लेजिटिमेसी ऑल्सो। आप मॉरली भी कह सकते हो कि ये गलत है। तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज को आप मॉरली भी कह सकते हो कि ये गलत है, ऑल्दो रिलीजियस उसे सैंक्शन दे रहा है, लेकिन आपका ह्यूमनिज्म आपको कहता है कि ह्यूमन लाइफ इज द अल्टीमेट सुप्रीम लाइफ। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और रैशनलिज्म। देखो रैशनलिज्म क्या कहता है? रैशनलिज्म कहता है कि किसी भी चीज को अगर आपने चेक करना है या वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो आपको उसे लॉजिकली देखना चाहिए। इफ इट लॉजिकली इट इज करेक्ट देन इट इज करेक्ट। अगर वो बेनिफिट पहुंचा रही है इंडिविजुअल को, बेनिफिट पहुंचा रही है सोसाइटी को, तो वो करेक्ट है। अगर वो हार्म पहुंचा रही है, तो ह्यूमन लाइफ को हार्म पहुंचा रहा है सती प्रथा, तो रैशनली तो वो इनकरेक्ट है। इस वजह से आप रैशनलिज्म अप्लाई करोगे अपनी इंक्वायरी में। यही वो रेनेसांस थी जो यूरोप के अंदर आई थी कि आप क्वेश्चन करोगे कि चर्च हमें कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए कह रहा है, तो हम क्यों करें? देयर शुड बी सम प्लॉजिबल लॉजिक बिहाइंड दैट एक्टिविटी ऑल्सो। तो इस वजह से आपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करना शुरू किया। ये रैशनलिज्म के प्रोपोनेंट्स राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, A.K. दत्ता और सैयद अहमद खान भी थे इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज मूवमेंट। तो ये सब कौन है? ये सब वो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है जिन्होंने न्यूली वेस्टर्न एजुकेशन को अक्वायर किया है। साथ ही साथ ये अपर क्लासेस को भी बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि इनके पास पैसे हैं, इसीलिए इनको एक्सेस टू एजुकेशन मिला एट द फर्स्ट प्लेस, एंड आफ्टर दैट दे हैव द wherewithal, दे हैव द रिसोर्सेज जिससे ये अपना मूवमेंट चला सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो ये टर्म यूज किया जाता है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स बने हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। सो ऑल दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट। दो तरह की स्ट्रीम्स मूवमेंट की देखी गई। एक था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहता है कि आप अपने रिलीजन को एक बार एग्जामिन करो, अगर उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो चेंज करने वाली है, चेंज करने लायक है। और कैसे चेक करोगे? वही रैशनलिज्म का स्टैंडर्ड लगाओ, ह्यूमनिज्म का स्टैंडर्ड लगाओ। अगर लगता है कि चेंज करना चाहिए तो करो, कुछ नई चीज इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो करो, दैट इज रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म के अंदर ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, अलीगढ़ मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट के टर्म में आते हैं। एंड वन एलिमेंट इज रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जैसे कि आर्य समाज या देवबंद मूवमेंट अमंग द मुस्लिम्स। ये रिवाइवलिज्म क्या कहता है कि आप अपने रिलीजन के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़ो, और अगर आपको लगता है कि आज उससे आप डाइवर्ट हो रहे हो, ओरिजिनल स्क्रिप्चर से डाइवर्ट हो रहे हो, तो वापस उसे रिवाइव करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट इज रिवाइवलिज्म। तो ये किसी नए टाइप का रिफॉर्म लाने की बात नहीं कर रहा है, ये तो बस इतना कह रहा है कि जैसा आपका एंशिएंट टाइम में रिलीजन हुआ करता था वैसा ही दोबारा बनाओ। इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे कि आर्य समाज के रिवाइवलिज्म की वजह से, शुद्धि मूवमेंट की वजह से कम्युनिज्म की फीलिंग्स को बढ़ावा मिला। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। Another aspect which you must know कि ये जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इनके मेजर दो एजेंडा रहे। एक विमेन की अपलिफ्टमेंट, क्योंकि विमेन की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी, वी विल डिस्क्राइब इन द अपकमिंग सेक्शंस आल्सो। और साथ ही साथ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी, जिसमें अनटचेबल्स या दलित्स को सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। फिजिकल सेग्रीगेशन, सोशल सेग्रीगेशन, पॉलिटिक्स के अंदर सेग्रीगेशन, हर जगह उनका सेग्रीगेशन किया जाता था, उनको हायरार्की में नीचे रखा जाता था और मिस ट्रीटमेंट भी होता था। इन दोनों के अपलिफ्टमेंट के लिए ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स काफी आपको कॉमन एलिमेंट्स दिखाई देंगे। चलिए अब सर्वे करते हैं कुछ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। पहले आते हैं राजा राम मोहन रॉय एंड हिज ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज अ कंप्लीट रेनेसांस मैन। रेनेसांस मैन का मतलब है कि वो कंप्लीटली अपने आप को ह्यूमनिस्ट टेंडेंसीज, इंडिविजुअलिस्ट टेंडेंसीज, रिलीजन के यूनिवर्सलिस्ट होने की टेंडेंसीज से साथ अक्वायर करके हर एक क्षेत्र के अंदर वो चेंज या रिफॉर्म लाना चाहते हैं, पॉजिटिव रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय का बिलीफ था कि हर चीज को साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। ये कहां से पढ़ा? वेस्टर्न एजुकेशन जब अक्वायर करेंगे तो ये देखेंगे कि साइंटिफिकली आप, लॉजिकली आप चीजों को स्टडी कर सकते हो।
एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्विटी, वही ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमन की डिग्निटी सबसे सुप्रीम है, सोशल इक्वालिटी सबसे सुप्रीम है। अगर आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसके अगेंस्ट कुछ आपको कह रहे हैं, दैट मीन्स उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बदलने का टाइम आ गया है। ही रोट अ बुक कॉल्ड गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स। मोनोथीइज्म मीन्स कि आप मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर गॉड को नहीं स्टडी कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि एक ही सुप्रीम पावर है और वही सुप्रीम पावर जो आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाए रखेगी। यू नीड नॉट डू डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट आइडल्स की वर्शिप करना, फिर आज का दिन इसकी पूजा करना, कल का दिन इसकी पूजा करना। दिस इज हिज थॉट प्रोसेस। तो ही सेड कि आप अगर आपने एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म पढ़ना है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म को अचीव करना है, तो आप वेद पढ़ें, एंड स्पेशली मोर देन द वेद विच वर देयर, आप उपनिषद पढ़ें। वेद तो आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दीज 4 आर कॉल्ड द वेदास। और वेद के बाद कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं, स्पेशली उपनिषद। उपनिषद वो टेक्स्ट हैं जिसमें फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ लाइफ, फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ रिलीजन, फिलोसॉफिकल मीनिंग बिहाइंड द वेदास, इसको डिस्कस किया गया है। और उन उपनिषद में एक थीम है मोनोथीइज्म। मोनोथीइज्म मतलब एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही सुप्रीम गॉड है, और आप अपने लेवल पे उसके साथ रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे। ऐसी ही कुछ टीचिंग्स मिडिवल इंडिया के टाइम पे भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने भी दी थी। तो गुरु नानक देव जी भी ऐसी ही टीचिंग देते हैं, कबीर भी ऐसी ही टीचिंग देते हैं, एंड सेवरल सूफी मूवमेंट्स हैव आल्सो गिवन द सिमिलर टीचिंग्स आल्सो। इन्होंने वेद और उनके उपनिषद को ट्रांसलेट किया बंगाली के अंदर, और ये बताने की कोशिश की कि ये भी मोनोथीइज्म की ही बात करते हैं, आइडल वर्शिप इनके अंदर नहीं है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका ये मकसद था कि वेदांत उपनिषद को कहते हैं। वेदांत मीन्स आफ्टर द वेद अंत, उसके बाद जो लिखे गए हैं उन स्क्रिप्चर्स को आप रेफर करें। और आइडलेट्री, कास्ट बेसिस पे रिजिडिटी और डिस्क्रिमिनेशन, रिचुअल्स जो मीनिंगलेस रिचुअल्स है, और बाकी के सोशल इवेंट्स है, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, इन सब के खिलाफ कैंपेन करना। 1828 में इन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक लार्जर स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो थी ब्रह्म सभा, जिसका नाम बाद में ब्रह्मो समाज भी रखा गया। यहाँ पे उपनिषद के जो भी टेक्स्ट होते थे उसके बेसिस पे प्रेयर होती थी, वर्शिप होती थी, और किसी भी तरह का स्टैचू या आइडल्स या मूर्ति नहीं रखी जाती थी, बिकॉज ही इज अगेंस्ट आइडोलेट्री। राजा राम मोहन रॉय यूनिवर्सल रिलीजन में बिलीव करते थे, कुछ अकबर की तरह। तो इनके हिसाब से जो इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के अंदर बताया है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स क्रिश्चियनिटी की है उसको भी आप इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये कई रिलीजियस लीडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज थी, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू मिक्स द अदर रिलीजियस टीचिंग्स विद देयर ओन रिलीजन। वो अपने रिलीजन की सैंक्टिटी, प्योरिटी को मेंटेन रखना चाहते थे। ऐसे ही एक इंसान थे राजा राधाकांत देव, हु फॉर्म्ड द धर्म सभा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो अपोज करती थी उन सब टीचिंग्स को जो राजा राम मोहन राय स्प्रेड करना चाहते थे। ही वॉज अ क्रूसेडर अगेंस्ट सती प्रथा। ये तो काफी ज्यादा फेमस है राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि सती प्रथा को अबॉलिश करवाने और उसके खिलाफ लॉ लेके आने के लिए ये सबसे बड़े पायनियर थे। 1818 में ही इन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया अगेंस्ट दिस सती प्रथा, क्योंकि ये कहते थे कि किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर मॉरली लेजिटिमेट नहीं है सती प्रथा को। तो वैसे भी सती प्रथा वाज नॉट प्रैक्टिस दैट वाज प्रेवलेंट ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं है कि ये लॉ आने से पहले पूरे इंडिया के अंदर सभी हिंदू धर्म के अंदर सती प्रथा फॉलो की जाती थी। इट वाज अ रीजनल प्रॉब्लम, स्पेशली बंगाल के अंदर अपर कास्ट हाउसेज में, और राजस्थान या राजपूत के अंडर सम अपर कास्ट के अंदर। बट वहां पे भी आपको रिमूव तो करना ही है, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट रैशनल थॉट प्रोसेस। तो इन्होंने कहा कि किसी भी टेक्स्ट में नहीं लिखा सती प्रथा को करना, और जहां भी क्रिमेशन ग्राउंड्स के अंदर ऐसा लगता था कि देयर इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस ऑफ सती, ही यूज्ड टू फॉर्म विजिलेंस ग्रुप्स, और वहां पहुंच जाते थे और प्रोटेस्ट करने लग जाते थे उनके खिलाफ। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट के पास कई सारी पिटिशंस भी डाली, जिनमें इन्होंने ये कहा कि सती प्रथा को बैन कर दो। 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ये अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट लेके आए, जिसके बाद से ये पनिशेबल ऑफेंस बन गया। एजुकेशन की फील्ड में भी इनके काफी सारे कंट्रीब्यूशन थे। मैंने कहा ना, रेनेसांस मैन है तो हर एक फील्ड के अंदर ही कंट्रीब्यूट करेंगे। डेविड हेयर की इन्होंने मदद की हिंदू कॉलेज खोलने में 1817 के अंदर। इन 1825 इन्होंने एक वेदांत
कॉलेज स्टार्ट किया। वेदांत वही फिलॉसफी जो ये प्रोपगेट कर रहे हैं। इंडियन लर्निंग भी होगी वहां पे और वेस्टर्न सोशल लर्निंग भी होगी। साथ ही साथ बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, इन सब लैंग्वेजेस के काफी प्रोफिशिएंट थे। ही वॉज अ वेरी प्रोफिशिएंट लिंग्विस्ट। और इस वजह से इनकी राइटिंग्स बहुत ज्यादा फेमस हुई, क्योंकि अलग अलग लोकल, रीजनल और इंग्लिश, हिंदी में भी कम्युनिकेट करते। ही ऑल्सो गेव सम पॉलिटिकल डिमांड्स, जैसे कि मैक्सिमम रेंट को फिक्स करना। इसका मतलब आप फार्मर्स से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेंट ही मांग सकते हो, उसके ऊपर आप बार बार नहीं उसको इंक्रीज कर सकते। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करना, क्योंकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी बाहर। Why? Because there had been imposition of export duties by the ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही रन कर रही है ट्रेड को, बाकी ट्रेडर्स को भी मौका मिले, ऐसा भी इन्होंने कहा। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, साथ ही साथ सुपीरियर सर्विसेज में, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें हायर पोस्ट जो है वो इंडियंस को दी जाए, जो नहीं दी जाती थी उस टाइम पे। So all these demands were put forward by Raja Ram Mohan Roy in his Brahmo Samaj and outside Brahmo Samaj also. Brahmo Samaj तो इनका एक organization थी, otherwise he himself is a Renaissance man. 1833 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है and after that a new chapter starts in Brahmo Samaj. 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के आचार्य बनते हैं and he starts taking it into a different direction. उनके हिसाब से उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज कवर की थी। देखिए, वो ट्रेडिशनल लर्निंग्स करके आए थे, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ के आए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, बाय द वे, द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने जब एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़े थे, वो कुछ तरह से उन स्क्रिप्चर्स के अंदर की ही टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। वो राम मोहन रॉय की तरह बाकी रिलीजियंस की जो टीचिंग थी उसको नहीं इन्वॉल्व करना चाहते थे इस ब्रह्मो समाज के अंदर। तो उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल बदला और उनके फॉलोअर्स में डेरोजियंस थे। वी विल डिस्कस अबाउट देम। डेरोजियंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए.के. दत्ता, ये सब उनके फॉलोअर्स बन गए। समाज ने दो काम करने स्टार्ट किए। एक तो अपने रिलीजन के अंदर जो भी बैड प्रैक्टिसेस हैं, इविल प्रैक्टिसेस हैं, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी वाली, उनको रिमूव करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस से भी बचने की कोशिश की, बिकॉज दे वर ऑफ द व्यू कि ब्रिटिशर्स जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को इसलिए अलाउ कर रहे हैं ताकि इंडियंस को मास स्केल पे कन्वर्ट कर दिया जाए क्रिश्चियनिटी के अंदर, पर यहाँ पे वो रिलीजन को अपने बचाना चाहते थे। टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन आए और केशव चंद्र सेन को यहाँ का आचार्य बना दिया गया इन द ईयर 1858। केशव चंद्र सेन वॉज अ वेरी रेडिकल टाइप ऑफ रिफॉर्मर। रेडिकल मतलब कि वो फटाफट चेंज करना चाहते थे और वो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज करना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की ब्रांचेस बनानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में ब्रांच बनाई, पंजाब में ब्रांच बनाई, बॉम्बे में, मद्रास में, और उन्होंने कई ऐसे चेंजेस लाए जो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब को पसंद नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, हर रिलीजन की टीचिंग्स को वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे अपने इस ब्रह्म समाज की टीचिंग्स के अंदर, सिमिलर टू व्हाट राजा राम मोहन राय ऑल्सो यूज्ड टू डू बिफोर द सेकेंड फेज। स्ट्रॉन्ग व्यूज कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, मतलब कास्ट सिस्टम इन इटसेल्फ इज बैड, ये उन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू देवेंद्रनाथ टैगोर एंड हिज फॉलोअर्स, क्योंकि उनके हिसाब से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है वो गलत है, डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, बट कास्ट जो स्ट्रक्चर है वो हिंदुइज्म का बेसिस है, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। एंड ही स्टार्टेड गिविंग सपोर्ट टू इंटर कास्ट मैरिजेस ऑन अ लार्ज स्केल। तो ऐसा इसमें क्या हुआ, इसमें भाई 1865 में सेन को डिसमिस कर दिया गया ऑफिस से, क्योंकि इतने रेडिकल चेंजेस लाने वो चाहते थे। 1866 के अंदर केशव चंद्र और उनके कुछ फॉलोअर्स ने बनाई एक नई सभा जिसका नाम था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। 1866 से लेकर 78 तक ये चली। देखो, जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर, उसका नाम रख दिया गया आदि ब्रह्म समाज। अब ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1878 में दोबारा स्प्लिट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि केशव चंद्र सेन साहब जो खुद टीचिंग दे रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो इंटेग्रली उसे फॉलो नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री की, अपनी बेटी की शादी जो है वो चाइल्ड मैरिज करवाई, बाल अवस्था में ही बाल विवाह करवा दिया टू द प्रिंस ऑफ कूच बिहार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप अपनी टीचिंग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद नहीं चल रहे। साथ ही साथ केशव चंद्र सेन को उनके कई फॉलोअर भगवान का रूप मानने लग गए थे। सो नाउ यू आर गोइंग इनटू दैट टेरिटरी जिसमें आप लोगों को जाने से मना कर रहे हैं। इस वजह से इनके कई फॉलोअर्स एक और नई संस्था बना देते हैं। सो दे स्प्लिट अप अगेन एंड फॉर्म अनदर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का वो नाम रखते हैं साधारण ब्रह्म समाज। तो
ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को दोबारा स्प्लिट किया जाता है और उनके जो अगेंस्ट है लोग फॉलोअर्स, जो उनको फॉलो अप नहीं करना चाहते, जैसे AM बोस, UC दत्ता, वो बना लेते हैं साधारण ब्रह्म समाज इन द ईयर 1878। उसके बाद से ब्रह्म समाज की रेलेवेंस थोड़ी कम होती गई। उन्होंने ब्रांचेस तो खोली थी डिफरेंट एरियाज में, बट इतनी पॉपुलैरिटी वो नहीं गेन कर पाए। नेक्स्ट बंगाल के अंदर एक रेडिकल मूवमेंट की बात करते हैं, दैट वाज डिरोजियो यंग बंगाल। हेनरी विविन डिरोजियो हिंदू कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे and at the tender age of 18 only he had become the professor of Hindu College। 1826 से लेके 1831 तक वो वहाँ के प्रोफेसर थे और वो पहले नेशनलिस्ट पोएट है मॉडर्न इंडिया के। मतलब क्योंकि वो लिटरेचर में काफ़ी निपुण थे, लिटरेचर में काफ़ी प्रोफिशिएंट थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी नेशनलिस्ट पोएम्स भी लिखी। हेनरी विविन डिरोजियो, जैसा कि आपको नाम से लग ही रहा होगा, वॉज ऑफ अ यूरोपियन डिसेंट, मतलब एंग्लो इंडियन उनकी एथनिसिटी थी, लेकिन वो तब भी इंडियंस को इंस्पायर करना चाहते थे कि अपनी जितनी भी रिलीजियस कस्टम्स है, नॉट ओनली रिलीजियस कस्टम, किसी भी तरह की अथॉरिटी अगर आपको किसी चीज करने के लिए फोर्स करती है तो उसको क्वेश्चन करना आपका राइट है। ये इन्होंने कहां से सीखा था? ये इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखा था। तो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उससे इंस्पायर हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो मोनार्क हुआ करते थे फ्रांस के, उसके अगेंस्ट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा लगाया था रेवोल्यूशनरीज ने, और वैसा ही कुछ ये यहाँ पे करना चाहते थे, मतलब क्रांति लाना चाहते थे। इनके जो स्टूडेंट्स थे उनको इन्होंने इंस्पायर किया कि आप फ्रीली थिंक करें, रैशनली थिंक करें। जो भी अथॉरिटी स्ट्रक्चर आपको कह रहा है, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी है, वो आपको कह रहा है कि नॉनवेज मत खाओ, तो पूछो क्यों नहीं खाना, अगर रैशनल नहीं लगे तो खा लो। ये एक तरह का क्वेश्चनिंग सिस्टम एनवायरनमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। विमेन्स राइट्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विसेज, ये भी उनकी डिमांड रही। तो प्रोग्रेसिव डिमांड्स, मतलब रेडिकल डिमांड जो है वो इनकी उसी तरह से रही जैसे बाकियों की सोशल रिलीजियस के अंदर रही थी। जमींदार की ऑपरेशन से जो फार्मर है, रैयत है, उसको प्रोटेक्ट करना। इंडियन लेबर जो बाहर जाके काम कर रहा है प्लांटेशंस के अंदर, उनको बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, उनके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। दैट वाज द टाइम जिसमें 1820s 1830s के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, और उसके बाद मेटकाफ आए थे और मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा गया। हिंदू कॉलेज से उनको रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इतनी सारी डिमांड्स उनकी है, रेडिकल डिमांड्स हैं, एंड द कॉलेज अथॉरिटीज आर नॉट हैप्पी विद सच अ रेडिकल प्रोफेसर एंड हिज रेडिकल स्टूडेंट्स। बेसिकली इनकी प्रॉब्लम ये थी कि कभी भी ये मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी है, उन तक इनकी बात नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक तो पहुंच गई, लेकिन आगे लेके जाना मुश्किल हो गया। एनीवेज, आइडियोलॉजिकली इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा था, और बंगाल की नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी आई, उनको आइडियोलॉजिकली इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट आते हैं बंगाल में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a person who believed in high moral values, deep humanism and generosity to the poor। तो डीप ह्यूमनिज्म की वैल्यू है, मतलब इंडिविजुअल की डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वो ज्यादा है। आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको जो भी कहे, तो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिनेग्रेट करती है इंडिविजुअल की फ्रीडम को, उसकी डिग्निटी को, आप उसको अपोज करेंगे। 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर बने। एजुकेशन के फील्ड के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। संस्कृत कॉलेज को इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन किया, तो मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। साथ ही साथ बंगाली के अंदर प्राइमर भी बनाया, जो उनका इंट्रोडक्टरी ग्रामर होती है वो भी बनाई। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। इनका नाम विडो रीमैरिज के मूवमेंट के अंदर काफी ज्यादा लिया जाता है। as a result of this widow remarriage movement, 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट आया, जिसने विडोज की रीमैरिज को लेजिटिमाइज कर दिया, लॉफुल बना दिया। देखिए, हिंदूज के अंदर जो मैरिज माना जाता था, दैट वाज नॉट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वो एक काफी स्पिरिचुअल यूनियन माना जाता था। तो इसके अंदर जब मैरिज कभी भी ब्रेक नहीं होती थी, मतलब उसको कभी तोड़ना जो है वो हिंदू रिलीजन के अंदर था ही नहीं। तो एक बारी अगर किसी की शादी हो गई, इवन इफ द पर्सन द हस्बैंड डाइज, देन शी इज नॉट अलाउड टू मैरी अगेन अनदर टाइम। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने ह्यूमनिज्म, अपने लॉजिक, अपने रीजनिंग, अपने रैशनैलिटी का ध्यान रखते हुए, उनका यूज करते हुए काफी लोगों को इंस्पायर किया कि वो इस इविल प्रैक्टिस के अगेंस्ट बोले, बिकॉज यू कैन नॉट आस्क अ रिलीजियस प्रैक्टिस टू कंट्रोल समवन्स इंडिविजुअल लाइफ। उन्होंने स्कूल्स भी कहीं खोले, तो 35 गवर्नमेंट स्कूल्स उन्होंने
ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का काम करते थे। बेथ्यून स्कूल जो कैलकाटा में था उसके वो सेक्रेटरी भी थे। दैट मीन्स इन द इनिशियल ईयर्स उन्होंने स्कूल एजुकेशन, विडो रीमैरिज, विमेन राइट्स के लिए भी काम किया। एंड ऑफ हिज लाइफ, आखिरी के टाइम में, आखिरी के सालों में वो ट्राइबल्स के लिए भी काम करने गए। वहां पे भी उन्होंने कई स्कूल्स खोले। जो छोटा नागपुर प्लेटू था वो बंगाल के आसपास ही था, और वहां पे जाके उन्होंने वहां के ट्राइबल्स के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस खोले और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की स्टार्ट की। मूविंग टू महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, तो 1870s में जाते हैं और 1870s में आया सत्यशोधक समाज, विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले। ही वॉज बॉर्न इन सतारा, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के लोकल हैं और वो माली कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, विच वॉज वन ऑफ द लोअर कास्ट। देखो, अनटचेबल्स नहीं है वो, बट दे आर द लोअर कास्ट। तो कास्ट की हिरार्की है, उस हिरार्की में ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे ही आते हैं। तो इन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, प्रीस्ट्स की सुप्रीमेसी की, प्रीस्ट जो है वो वेडिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, रिचुअल्स कंडक्ट करवा रहे हैं, डेथ हो रही है तो वो कुछ कंडक्ट करवा रहे हैं, भूमि पूजन करवा रहे हैं, ऑल एरियाज प्रीस्ट्स आर इन्वॉल्व। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि ये ब्राह्मण प्रीस्ट की जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करना चाहिए। इनके हिसाब से जो ब्राह्मण्स हैं या जो अपर कास्ट है वो आउटसाइडर्स हैं। एक थ्योरी हुआ करती थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसके हिसाब से जो साउथ इंडिया के लोकल्स थे उनको द्रविडियंस कहते थे, और उन द्रविडियंस जो थे वो इंडिजीनियस लोग हुआ करते थे। इंडिजीनियस यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, और आर्यंस जो थे वो बाहर से आए थे। ऐसी थ्योरी हुआ करती थी। इट इज नॉट अ कंप्लीटली प्रूवन थ्योरी। तो उस थ्योरी को ही बताते हुए ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये जो अपर कास्ट लोग हैं ये बेसिकली आउटसाइडर्स हैं, हमें इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, एंड वी एज इंडिजिनियस पीपल, एज द लोअर कास्ट, वी शुड स्टार्ट रेगुलेटिंग आवरसेल्व्स। अपने आप को खुद रेगुलेट करो, अपने आप को एजुकेट करो और फिर एम्पावर करो। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई और यहां से जितने भी लीडर थे वो बैकवर्ड क्लासेस से आते थे। इसका मेन एम था दो, एक था सोशल सर्विस करना और दूसरा विमेन और लोअर कास्ट के अंदर एजुकेशन स्प्रेड करना। ही वांटेड टू स्प्रेड एजुकेशन ताकि जो भी ये बैकवर्डनेस है वो कम हो सके। कैसे होगी? वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने तो कोई रिजर्वेशन कोटा रखा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कि इतने लोगों के लिए इतना ही रिजर्वेशन है। देयर वाज नो रिजर्वेशन, सो देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ मोबिलिटी कि आप पढ़ो और आप अच्छा परफॉर्म करो। अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप हायर पोस्ट पे जाओगे और आप कास्ट हिरार्की फिर मैटर नहीं करेगी। इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नाम की 2 नॉवेल्स लिखी और साथ ही साथ इनके हिसाब से कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए और जो हिंदुइज्म आपके ऊपर इंपोज कर रहा है अपर कास्ट की डोमिनेंस, उसको आपको चेंज करने की जरूरत है। साथ ही साथ विमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने अपनी वाइफ सावित्री राव फुले के साथ एक स्कूल भी खोला पुणे के अंदर, एंड ही वाज आल्सो अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट। तो इस तरह हमने देखा द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिराव फुले। प्रार्थना समाज बॉम्बे के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्बे में देख रहे हैं। तो 1867 के अंदर जो प्रार्थना समाज है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफशूट, एक तरह का इंस्पिरेशन इसने लिया है ब्रह्म समाज से ही। तो आत्माराम पांडुरंग ने इसे केशव चंद्र सेन की मदद से ही बनाया था। केशव चंद्र सेन, यू मस्ट रिमेंबर, मैं आपको ब्रह्म समाज जब बता रहा था उस टाइम पे मैंने उनका बताया था कि उन्होंने स्प्रेड करना शुरू कर दिया बंगाल के बाहर। सो प्रार्थना समाज वॉज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बट इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रह्म समाज ओनली। इससे पहले 1840s और 50s के अंदर परमहंस मंडली नाम की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी महाराष्ट्र के अंदर। इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी विच वांटेड टू रिफॉर्म द इविल प्रैक्टिसेस, इविल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो उनके रिलीजन में थी। 1870 में MG रानडे इसे ज्वाइन करते हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करने में बहुत मदद करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा क्या था? कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, विमेन की एजुकेशन को बढ़ावा देना, विडोज की रीमैरिज करवाना। देखिए कॉमन एलिमेंट है कई कई सेगमेंट्स में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में देखा, ज्योतिराव फुले में देखा, अब प्रार्थना समाज में भी। और रेजिंग द मैरिजेबल एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैरिजेबल एज को लेके भी इनका ये एस्पेक्ट था कि उसे रेज किया जाए ताकि चाइल्ड मैरिज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। DK कार्वे और MG रानडे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के काफी बड़े मेंबर्स थे, उन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट भी स्टार्ट किया और विडोज होम एसोसिएशन भी स्टार्ट किया। सो दैट वाज ऑल इन पार्ट 1 दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर सर्वे विच वी विल अंडरटेक
you must watch part 2 of this video. If you like the video, please subscribe our YouTube channel. If you have any query, please contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.